सिखाया गया। लेकिन इमरान खान चूंकि कोई फैमिली वैल्यूज उसके पास है नहीं, उसको फैमिली का पता नहीं है, आज भी इस उम्र में भी वो एक बैचलर की तरह जिंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी है नहीं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके जो घर है जिसमें बच्चे हैं, आप लोग खुद भी अपने घरों की जिम्मेदारियां निभाते होंगे, बच्चों की स्कूल की फीसें देते होंगे, घर का खर्चा उठाते होंगे। इस शख्स ने तो कभी अपना खर्चा नहीं उठाया, ये अपने घर का खर्चा क्या उठाएगा? सारी जिंदगी तो दोस्तों की जो है वो पैसों पे पलता रहा है। फिर उसके बाद इसने एटीएम मशीनें जो है वो अपना ली। एटीएम मशीनों को जब हुकूमत में मुंह देख रहा है, तो ये तो इसकी वैल्यूज हैं। तो जो इमरान खान की वैल्यूज हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, सिर्फ ये है कि ये लोगों के जहनों को गुमराह कर रहा है और कुछ मासूम लोग जो हैं वो गुमराह होते चले जा रहे हैं। मुझे तो उनकी अक्ल पे हैरत होती है। जहां तक सवाल पैदा होता है सियासत का, देखिए पाकिस्तान के अंदर हमने देखा 90s की सियासत हुई, उसको यकीनन उसने नुकसान पहुंचाया और फिर सियासी जमातों ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग करना है। डिफरेंसेस होते हैं, क्यों नहीं होते? आज भी जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके कई नज़रियाती डिफरेंसेस हैं, उनके कई माजी में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बैठ के अकल दंग रह जाती है कि भाई ये भी हमारे अंदर जो है वो डिसएग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, जब हम अफगानिस्तान के अमन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान का अमन भी प्यारा होना चाहिए। जब हम दुनिया के अमन की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान की इस्तेहकाम का भी सोचना चाहिए। और यही वजह है कि डिफरेंसेस के बावजूद रवादारी की सियासत को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, ये मुल्क है तो ये इमरान खान अपनी सियासत चमका रहा है, ये सस्ती शोहरत के लिए लोगों को गालियां दे रहा है, ये मुल्क है तो ये सब कुछ हो रहा है। और इस शख्स को ये समझ में नहीं आता। अब वो नहीं भी आता क्योंकि इसका जो इमीडिएट खानदान है वो तो यहाँ रहता नहीं, बच्चे इसके यहाँ रहते नहीं है, इम्पोर्टेड का ये जो है वो बीन बजाता रहता है। लेकिन इसके अपने बच्चे बगल में देखे, भाई तेरे अपने बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पले, कहाँ बड़े, कहाँ का खा रहे हैं। और एक तरफ कहता है इम्पोर्टेड, दूसरी तरफ वेस्ट की मिसालें। वेस्ट के इखलाक से बड़ा वाकिफ है, वेस्ट के जिन इखलाक से इमरान खान वाकिफ है वो इखलाक अल्लाह किसी को ना दे। ऐसे इखलाकियात की, ऐसी मोरालिटी की किसी को जरूरत नहीं। हम अपना ईमान, अपना दीन अपने पास रखते हैं, हमें इसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। हमारा हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है और वो रोज़े क़यामत पे लेगा, ये हमारा ईमान है। हमें इमरान न्याजी को नहीं बताना अपने ईमान के बारे में, और अल्लाह ना करे हम ऐसे बेहुदा शख्स को बताएं अपने ईमान के बारे में। वो खुद कितना बड़ा बेहुदा वाहियात शख्स है, ये दुनिया जानती है। आंखों पे पर्दा क्यों पड़ जाता है लोगों के, इसके माजी नहीं पता। आज तक इसकी तस्वीर, वो खातून जो मैक्सवेल है, जो छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई, जो गिरफ्तार है आज मगरिब में, जिसका ये मिसालें देता है, ये उसके साथ दोस्ती थी इस शख्स की। तो अब मैं इसकी अखलाकियात पे तो जितना भी बात करूं वो कम होगा। इसको आके जो कौम से खिताब करना होता है उसमें इसमें अपनी अखलाकियात और दूसरों की अखलाकियात पर दर्स देता है, खुतबे देता है। लेकिन ये शख्स खुद कितना घिनौना है ये जानता है। वही शख्स ऐसी बातें करता है जिसको अपना पता है। बहरहाल, क्योंकि आज सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी बात करनी है आपसे, और जो हमने देखा है कि 22 तारीख को पंजाब असम्बली में तमाम तर कार्रवाई हुई है, वहाँ पर आपने देखा कि नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए इलेक्शन हुआ, और ये इंतखाब अमल में आया। उस इंतखाब के बाद जो सीट्स मेरा ख्याल है 20 से ज़ायद सीट्स के ऊपर नाअहली का फैसला अदालत उज़्मा ने सुनाया था। उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसके नतीजे में जो लोग कामयाब हुए, उनके हलफ के बाद ये चीज़ सामने आई 22 तारीख को। आपको ये भी पता है कि 22 तारीख को ही सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर एक शख्स जो ओथ ले रहा था, जिस पर वाकई, क्योंकि मेरे साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हैं, इस कानूनी नुक्ते पर ये भी इत्तफाक करेंगे कि एक शख्स जो कि कौमी असम्बली का रुकन है, वो सूबाई असम्बली की रुकनियत का हलफ उठा रहा था। और जब वहाँ पर
एक कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया वहाँ पर, मेरे ख्याल एडवोकेट जनरल पंजाब ने, वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये नुक्ता उठाया, तो जो स्पीकर उस वक्त थे मज़ारी साहब, जो स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो मज़ारी साहब ने उस नुक्ते को भी सुना, क्योंकि पहले वो अनाउंस कर चुके थे ओथ का, लेकिन ये टेक्निकल जो पॉइंट था लीगल, ये बाद में उठाया गया। वो सुनने के बाद भी उन्होंने कहा मैं किसी भी शख्स को जो एक जमात से ताल्लुक़ रखता है उसको मैं महरूम नहीं करूँगा उसके राइट से, और वो ठीक है, वो टेक्निकलिटी अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने रूलिंग दी, तो उनकी रूलिंग जो थी वो सामने आ गई और उन्होंने वोट दे दिया। बहरहाल अब वहाँ वोटिंग के बाद आपको पता है कि स्पीकर साहब ने फिर एक ख़त पढ़ के सुनाया, चूँकि जो PML है उसके जितने भी अरकान थे उनको उनकी जमात के सरबराह की जानिब से ये हिदायत एक ख़त के ज़रिए जारी की गई थी कि उनको वोट कहाँ देना है। मेरा ख्याल है हमज़ा शरीफ के बारे में उनकी वजाहत उस ख़त में थी, तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमज़ा शहबाज शरीफ के को मेरी जमात के जितने अरकान हैं वो वोट डालेंगे। अब आइन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि ऐसी हिदायत आती है, और ऐसी हिदायत पर जो है वो उस हिदायत पर अमल ना करने के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो तो आइन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर आप जानते हैं कि उस जजमेंट में उन्होंने 63A की इंटरप्रिटेशन की, और इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उन्होंने 20 से ज़ायद अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर ये तो उन्होंने 20 से ज़ायद लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अगर आप लोगों को ये बात याद हो। अच्छा, अब मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो फैसला है उसकी इंटरप्रिटेशन का। अब जो उनका वो फैसला था वो सही था या गलत था, क्योंकि जो कार्रवाई पंजाब असेंबली में 22 तारीख को हुई है वो उसी अदालत के फैसले की रोशनी में हुई है। तो अगर अदालत का फैसला उन 20 से ज़ायद अरकान के लिए दुरुस्त था, तो फिर यहाँ पर जो ख़त मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब का बतौर सरबराह PML, वो ख़त दुरुस्त नहीं है, ये अजीब बात है। और अगर इमरान अहमद नियाज़ी बतौर अपनी जमात के सरबराह के इसी तरह का ख़त अपनी जमात के लोगों को लिखते हैं, जो कि बुनियाद बनती है उन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की और वोट खारिज होने की, तो फिर वो सही और ये गलत कैसे हो सकता है? अब ये तो दो ख़त है, एक ख़त जो है वो महान है और दूसरा ख़त जो है उसकी कोई औकात नहीं है, तो ये तो दो मयार है, दोहरा मयार बड़ा वाज़े है। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हमने पहले भी क्लियर किया है, हम एक बार फिर क्लियर करना चाहते हैं कि ये दो ख़त एक ही जैसे ख़त हैं। एक ख़त इमरान अहमद नियाज़ी ने बतौर सरबराह PTI लिखा, दूसरा ख़त चौधरी शुजात ने बतौर PML के सरबराह होने की हैसियत से लिखा, और दोनों खतूत के अंदर अपने अरकान को वाज़े जो हिदायत थी वो मौजूद हैं। लेकिन ये वही बात है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, तो बात तो वही है। अब इसको क्यों जो है वो उस दूसरी नज़र से देखा जा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, और ये जो लाडले का सिलसिला चला है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले। ये इमरान अहमद नियाज़ी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी के जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। मैंने इसको पहले भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे। हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बजाय इसके कि तुम ये बताओ कि 4 सालों में तुमने क्या यहाँ पर कारनामे अंजाम दिए। तोशे खाने के तहाइफ बेच बेच के तुमने अपने खजाने भरे। 2 लाख रुपए ये देता था जब ये वजीर आजम नहीं बना था। ये वजीर आजम बना, पहला साल इसने 1 करोड़ टैक्स दिया। 2 लाख टैक्स से 1 करोड़ टैक्स में इसने जंप
छलांग लगाइए, ये तकरीबन 6000% का इजाफा है। भाई हम कोई पागल हैं? ये तुम कर क्या रहे हो उस मुल्क के साथ? 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए, उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। तुमने ऐसे वहां पे काम किया। बेशर्म शख्स है ये, बेशर्मी का मुजाहरा रोज कर रहा है। मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे होती है कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि ये शख्स झूठा शख्स है। कोर्ट के ऊपर मैं यकीनन हम इन्हिसार इसलिए करते हैं क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं, हालांकि फैसले तारीख में कोई खुशाइन नहीं हुए हैं, हमें अफसोस भी होता है उन फैसलों के ऊपर, लेकिन आज भी नजरें अदालत के ऊपर हैं और अदालत के ऊपर आज उनके अपने फैसले की रोशनी में नजरें हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन 20 से ज्यादा अरकान की डिस्क्वालिफिकेशन का और उनकी इंटरप्रिटेशन 63A की थी, उसके ऊपर हमारी नजरें हैं। अगर तो वो सही है तो फिर ये जो हुआ है पंजाब असेंबली में 22 तारीख को, वो सही है जी बैरिस्टर साहब, वो सही है। और अगर वो गलत है तो फिर मैं अदालत को गलत कहूं, फिर मेरे पे कोई कंटेम्प्ट ना हो, लेकिन ये तो अदालत का फैसला है ना जी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई पूछता है, किसी माजी की एक क्लिप चल रही थी, अगर आपने भी देखी है, चलाई होगी, उसमें पूछा गया कि जी स्पीकर की रूलिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा जी स्पीकर की रूलिंग तो चैलेंज नहीं हो सकती। उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरह वो बात करते हैं, मतलब वो तो ऐसे बात करते हैं ना जैसे उनके लफ्ज के बाद तो बस दिस इज द एंड। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बड़े पाए के जो अपने आप को सियासतदान समझते हैं, वो कहते हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि हम चेयर की रूलिंग के जो बात है वो नहीं हो सकती, चेयर की रूलिंग पर कोई और डिसीजन नहीं आ सकता। ये बाकायदा उनके अपने अल्फाज हैं, ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं बेंच के ऊपर। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो, और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता और इसमें देर होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैसला होना है, क्योंकि या तो फिर 63 की इंटरप्रिटेशन वो नहीं होनी चाहिए थी जिससे ये सारी चीज क्रिएट हुई है। ये सारी चीज क्रिएट ही उसी इंटरप्रिटेशन के बाद हुई है ना, जो इंटरप्रेट हुआ 63A उस जजमेंट के अंदर। और अगर अब कोई फैसला आना है तो ये हमारी डिमांड समझ लें अदालत के सामने, या रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी लफ्ज बेहतर है, कि हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अदालत को फुल बेंच इस पे कायम करना चाहिए, लार्जर बेंच, जिसको मैं ख्याल टेक्निकली इट्स बेटर टू से लार्जर बेंच और फुल बेंच, सो दैट यू नो दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन इज डिसाइडेड विद दैट कलेक्टिव विजडम। क्योंकि आज पूरा जो रुझान है, जो पूरा फोकस है, वो अब इस फैसले के ऊपर है। तो लिहाजा हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से कि खुदारा इसे 3 मेंबर बेंच पर ना रखें, इसे लार्जर बेंच या फुल बेंच की तरफ ले जाएं, if you know a fair judgment is to be given on this। अच्छा, इसके अलावा बातें तो बहुत हैं, आपके सवाल भी होंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि मुर्तज़ा वहाब साहब इस पर ऐड कर लें और फिर आपके सवालात की तरफ भी हम जाएं। गलत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत शहरी के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के और बहैसियत सियासी कारकुन के ये समझता हूँ कि जो नज़रियात होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अदालतों ने जो माजी में नज़रिए ज़रूरत था उसको अब दफन कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ जो भी उसूल हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, वो फिर एब्सोल्युटली अप्लाई करते हैं। और अगर कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर दिया जाए तो वो मुझ पर भी उसी तरीके से उसका अतलाक़ होगा जिस तरह शादिया बीबी के ऊपर होगा, और जिस तरह हम दोनों के ऊपर अतलाक़ होगा उसी तरीके से PTI के ऊपर होना चाहिए, PMLN के ऊपर होना चाहिए, या किसी और पाकिस्तानी शहरी के ऊपर होना चाहिए। जो गुफ्तगू का महवर है इस वक्त वो आर्टिकल 63A है, और 63A आर्टिकल जो है वो 18वीं आइनी तरमीम में पाकिस्तान की जो आइन साज असेंबली थी उसने उसके अंदर अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट करते हुए कुछ अल्फाज को शामिल किया। ये 2010 में
18वीं आईनी तरमीम आई, जिसमें आर्टिकल 63A के अंदर जो लॉ मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने लफ्ज पार्टी हेड शामिल कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है, पार्टी हेड का जिक्र है, और यह मेंशन कर दिया कि वो पार्टी हेड ही है जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट करेगा कि इसने पार्टी पॉलिसी से इस रुकन ने इन्हिराफ किया है। और फिर कानून बनाने वालों ने उसी आर्टिकल 63A की एक्सप्लेनेशन में ये लिख दिया कि पार्टी हेड कौन होता है, जिसको आपने डिक्लेयर किया हो। किसी भी सियासी जमात को आप डिक्लेयर इमरान खान के सामने तो नहीं करेंगे, उसका जो मुताल्लिका इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन करता है। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो डिक्लेयर्ड सदर है, पार्टी सरबराह है, पार्टी हेड है, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब है। चौधरी शुजात हुसैन साहब 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में अपने पार्टी अरकान को हिदायत जारी करते हैं, इन राइटिंग हिदायत को जारी करते हैं, और वो जो हिदायत है उसको डिप्टी स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, जो कि आइन कानून के मुताबिक उनको उस इलेक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट करना है, पंजाब असेंबली के जो रूल्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, उसके साथ उसको कंडक्ट करना है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो फैसला वो करे जो कि कानूनी एतबार से सही फुटिंग पर मौजूद है। डिप्टी स्पीकर साहब जब फैसला करते हैं तो उनके सामने आइन के आर्टिकल 63A के वाज़े अल्फाज दर्ज हैं, जो कि पार्टी हेड का जिक्र करता है, पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं करता। और पाकिस्तान की अदालतें हों या दुनिया भर की अदालतें हों, उन्होंने एक उसूल स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का स्टैब्लिश किया है, जो कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि जब आइन के कानून के अल्फाज बिल्कुल वाज़े हों, गैर मुबहिम हो, तो आपकी जिम्मेदारी है अदालतों की कि उन अल्फाज को मनोअन फॉलो किया जाए, उनको रीड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर की जूरिस्प्रूडेंस में। डिप्टी स्पीकर साहब आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से जब वाज़े अल्फाज देखते हैं वो फैसला करते हैं। इसके अलावा जब 18वीं आईनी तरमीम का 63A इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट के सामने माजी में चैलेंज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठा 17 के 17 जज साहिबान, और उसकी रिपोर्टेड जजमेंट है 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 401। 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 401। 17 के 17 जजेस इस केस में बैठे और आर्टिकल 63A के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। और पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते वक्त पैराग्राफ 112 में, पैराग्राफ 113 में उन्होंने बताया कि 18वीं आईनी तरमीम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पार्टी हेड के किए गए हैं, और उसकी उन्हें रीजनिंग भी दी कि पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात में जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की, उसके ऐन मुताबिक ये विजडम था उस आइन साज असेंबली का। ये उस जजमेंट में इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, और उस जो 8 जज साहिबान का ये वर्डिक्ट है 112 113 पैराग्राफ में, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब खुद सिग्नेटरी हैं उसके। इसी तरीके से साकिब निसार साहब के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक इशू ज़ेर बहस आया, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साकिब निसार साहब की सरबराही में एक जजमेंट सादिर फरमाई, और उसमें भी यही बात साकिब निसार साहब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 63A का ताल्लुक जो है वो पार्टी हेड के हवाले से है। और वो जजमेंट आज भी
जो हालिया फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर कोट की गई है। इस जजमेंट की साइटेशन है 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 97। बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत सियासी कारकुन के, दोस्त मदारी साहब अगर चेयर पर बैठे हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो फैसला करें। स्पीकर असेंबली के पास ये इख्तियार तो नहीं होता केसेस को ज़ेर अल्तवा करके डेट दे के चले जाए। उसको तो 22 तारीख को इलेक्शन कराना था और इलेक्शन उसको आइन और कानून के मुताबिक कराना था। उसने बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड इन आर्टिकल 63A फैसला किया, बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड इन वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने वो फैसला किया। और उसका हक है, क्योंकि आईन पाकिस्तान या रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब असेंबली के, वो स्पीकर साहब को या चेयर को इख्तियार देते हैं कि वो रूलिंग दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहता हूँ ज़्यादा माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट, जो नज़रिया है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है। अगर उसको आप वेक कर देंगे ना तो फिर मुआशरे के इक़दार ख़राब हो जाते हैं। वो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल जो मैंने आपको 2015 का बताया, केस का हवाला दिया, 2018 का हवाला दिया, जब 20 पंजाब असेंबली के मेंबरान का मुकदमा अदालत के सामने गया, PTI की दरखास्त पर गया, तो मुअज़्ज़िज़ अदालतों ने उन 20 MPs को डीसीट करने का फैसला किया। और वो डीसीट करने का फैसला किस बेस पर किया कि 4 अप्रैल 2022 को असद उमर साहब खत लिखते हैं उन MPs को और कहते हैं कि दुनिया की मौजूदा तारीख का जो हिटलर है इमरान खान, उसने फैसला किया है कि आप PTI के MPs चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। जब अदालत के सामने यह मामला ज़ेरे बहस आया और उन MPs ने बताया कि सर हमें पार्लिमानी पार्टी से कोई हिदायत नहीं मिली, तो PTI ने 4 अप्रैल 2022 का असद उमर का खत सामने पेश किया कि ये वो हिदायत है जिसके बेसिस पर इनको हमजा शहबाज को नहीं चौधरी परवेज इलाही को वोट देने की जरूरत थी। और उस खत में लिखा है असद उमर साहब ने कि हिदायत जारी कर रहे कौन? पार्टी का सरबरा, पार्टी हेड इमरान खान साहब। और उस खत के बेसिस के ऊपर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उन 20 MPs को डीसीट कर दिया और उनका बाई इलेक्शन कराया गया। तो प्रिंसिपल 63A के हवाले से अदालत ने और PTI ने भी यह बना लिया कि डायरेक्शन कौन देगा? पार्टी का सरबराह देगा। और अदालत की उसके ऊपर तौसीक की मोहर लग गई कि पार्टी सरबराह को हिदायत जारी करनी है। तो अब यह कैसी सिचुएशन है कि PTI के लिए अगर उसूल या प्रिंसिपल यह है कि पार्टी का सरबराह हिदायत देगा, तो काफ लीग के लिए, मुस्लिम लीग के लिए जो हिदायत है वो पार्टी का सरबराह नहीं दे सकता। अगर उस वक्त वो चीज सफेद थी तो आज भी वो चीज सफेद है, और अगर उस वक्त वो चीज काली थी तो आज भी वो चीज काली है। अगर आज आप कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब की हिदायत गलत है, गैर कानूनी है, और वो हिदायत जारी नहीं कर सकते थे, तो फिर एक और कट्ठा खुल जाएगा कि वो जो 20 MPs को आपने डीसीट किया था, फिर वो फैसला गलत था। फिर तो ये जो नया इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, ये मुतनाज़ा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सियासी मामलात को सियासी अंदाज से हल करने की जरूरत है। ये इमरान खान जैसे लोग, इनका एक मकसद है अपनी ज़ात की खातिर इदारों को मुतनाज़ा करें, आइन को मुतनाज़ा करें, अदालतों को मुतनाज़ा करें। इनके मतलब की चीज़ होती है तो वादा होता है, इनके मतलब की चीज़ नहीं होती तो ये फिर बेहुदा इल्ज़ामात लगाते हैं। इसलिए कल भी मैंने कहा था, आज मैं फिर दोहराता हूं कि ये इतना अहम मसला है जिसके अंदर फिर ये अदालतों के ऊपर इस तरह के लोग इल्ज़ामात लगाएंगे। ये बेहतर होगा कि 3 जज साहिबान ये केस ना सुने। मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मेरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस है उन जज साहिबान के ऊपर कि वो इंसाफ करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करेंगे।
लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान जो है उसका मकसद इंसाफ से नहीं है, उसका मकसद उसकी ज़ात से है। अगर उसकी ज़ात के मुताबिक फैसला होगा तो वाह करेगा, अगर फैसला नहीं होगा तो वो इल्ज़ामात लगाएगा, इंतशार क्रिएट करने की कोशिश करेगा, इश्तियाल अंगेज बातें करेगा। इसलिए बेहतर है कि इस मामले को जिस तरह 2015 में फुल कोर्ट बना, 17 के 17 जज साहिबान बैठे, इस वक्त 14 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो 14 जज साहिबान के ऊपर मबनी एक बेंच बना दिया जाए, एक लार्जर बेंच बना दी जाए, ताकि जितनी ज़्यादा हम कंट्रोवर्सी को अवॉइड कर सकें, उस कंट्रोवर्सी को हम अवॉइड कर सकें। और मैं फिर बिल्कुल सादा अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल्स हैव टू बी एब्सोल्यूट। ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए कोई और बेंचमार्क है, बैरोमीटर है, और पीटीआई के लिए कोई और बेंचमार्क, कोई और बैरोमीटर है। ये नहीं हो सकता कि आप एक केस में एक फैसला हो, दूसरे केस में दूसरा फैसला हो। हालिया 20 एमपीएस को डी-सीट करने का आइडेंटिकल केस मौजूद है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों की रोशनी में हम सबको इज़्ज़त व एहतराम का दामन थामते हुए, इदारों का एहतराम करते हुए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो माजी के फ़ैसले हैं, आइन के अल्फाज हैं, वो बिल्कुल गैर मुबहिम अंदाज में कहते हैं वो पार्टी हेड का फ़ैसला होगा, और उसके ऊपर अदालती तशरीह आ चुकी है, और उस अदालती तशरीह के ऐन मुताबिक हालिया अदालत के फ़ैसले के तहत उन 20 पीटीआई के एमपीएस को डी-सीट किया गया था। तो मैं समझता हूँ 3 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हमें फर्दर बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर काफ लीग समझती है कि चौधरी शुजात साहब ने उनको जो हिदायत दी थी वो गलत है, उनके पास फोरम मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं और उनको पार्टी की सरबराही से हटा दें। लेकिन जब तक चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, इलेक्शन कमीशन में वो डेजिग्नेटेड आदमी है, डिक्लेयर्ड आदमी है, मैं समझता हूँ उनका जो कानूनी हक है, उनका जो आइनी हक है, उनसे कोई वो हक छीन नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। एक सवाल मुल्क के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान होते हैं, हर फकीर ने रात का क्या है नहीं हुकूमत की तश्कील का, उन्हें यह भी कहा है कि जमहूरियत मजीद मफाद परस्त टोले के हवाले नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है इमरान खान के हवाले नहीं की जा सकती। हाँ, खैर इसका वाज़ेह मतलब तो यह है कि जिस टोले से मुल्क को की जान छुड़ाई है जमहूरी तरीक़े से, आइनी तरीक़े से, उसके हवाले ये मुल्क नहीं किया जा सकता। और सदर की हैसियत में मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब को सदर का रोल अदा करना चाहिए, और उसमें आइन में बाकायदा उनका रोल लिखा हुआ है, और उससे अगर वो बाहर निकलते हैं तो फिर वो भी गैर आइनी काम करते हैं। और गैर आइनी काम करने मेरा ख्याल है कि अब वतीरा बन चुका है पीटीआई का। आइन उनको तब समझ में आता है जब इनको अपनी कोई बात करनी होती है। आइन पढ़ रहे थे ना 22 तारीख को, आइन दिखा रहे थे, लेकिन उस वक्त आइन क्यों नहीं पढ़ रहे थे जब जैन कुरैशी वो हलफ उठा रहा था। तो जैन कुरैशी बतौर, आज भी जैन कुरैशी साहब MNA है, अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है स्पीकर साहब ने, तो वो आज तक MNA है टेक्निकली। आप 2-2 सीटों पे हलफ नहीं ले सकते। एक टेक्निकल पॉइंट है, लीगल पॉइंट बिल्कुल फेयर था। अब वो स्पीकर ने जो उस वक्त बजारी साहब डिप्टी स्पीकर बैठे थे कुर्सी पे, उन्होंने रूलिंग दे दी, अब उनकी रूलिंग आ गई, वो रूलिंग एक्सेप्ट है। शाह महमूद कुरैशी साहब को वो रूलिंग एक्सेप्टेड है, वो रूलिंग भी एक्सेप्टेड है जो मुजफ्फर हुसैन शाह ने सेनेट में दी थी 7 वोटों के हवाले से, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम स्पीकर की रूलिंग के ऊपर फैसला नहीं सुना सकते। तो वहाँ पे स्पीकर की रूलिंग जो है वो बहुत जो है वो बड़ी बात है, या वो बहुत मोहतरम है। लेकिन दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग कम कैसे हो जाती है, और क्यों, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने कासिम सूरी को उसकी रूलिंग पर समन नहीं किया, लेकिन आपने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को समन भी किया और उस खत को भी मंगवाया, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं ये सारी कार्रवाई डाली गई जब ये पीटीआई कर रही थी। तो हम कतई नज़र इसके, हम नहीं कोई जो है वो इल्ज़ाम भी लगाना चाह रहे, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, डिस्पाइट अनफॉर्चुनेट डिसीशंस जो हमें मिले, हम फिर भी कहते हैं कि हमारा होप है, हमारी उम्मीद है अदालत से और ऑनरेबल जजेस से, हमें उम्मीद है कि वो अपने ही जो 2015, 2018, 2022 ये जितने अपने दिए हुए फैसले हैं, इन्हीं की रोशनी में
इंसाफ करेंगे, और ये इंसाफ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं होगा, ये इंसाफ पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए होगा, पाकिस्तान के आईन के लिए होगा और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए होगा। इस बात से ना घबराए कोई भी कि इमरान खान गालियां बकेगा, रोड पे आएगा, धमकियां देगा। अगर वो वैसे भी करेगा, उसको कुछ भी होता है ना, उसको मैंने पहले भी कहा था, उसको उसकी पसंद की वो चीज नहीं मिलती जो वो लेता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो इमरान खान ऐसे ही करेगा, लेकिन इस लाडले को अगर हमने ज्यादा जो है ढील दी, इसकी पसंद की काम किए, इसके पसंद के फैसले दिए, तो ये शख्स खराब होगा। इसका जहनी तवाजुन वैसे ही खराब है, इसका मेडिकल होना चाहिए और इस शख्स को मजीद ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। एक और शख्स था ना लंदन से, जो बैठकर पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज बातें करके और इंतशार फैलाता था, पाकिस्तान का माहौल ख़राब करता था, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करता था, पाकिस्तान में लोगों को गलत पट्टियाँ पढ़ाता था, वो भी था ना जिसकी फिर बंद कर दी तकरीरें। ये इमरान खान उसी तरफ जा रहा है। अब मज़ीद जो है वो सब्र ना आजमाए, क्योंकि पाकिस्तान को अब जो हालात हैं इसमें स्टेबल होने की ज़रूरत है, ना कि अनस्टेबल होने की। मेरा सवाल आपसे यह था कि आपने अभी कहा कि इमरान खान जो है उसकी सियासत के अंदर गाली गलौज है, वो दूसरों पे बहतान तराशी करता है, तो क्या इसकी जिम्मेदार जो बाकी जमातें वो नहीं है कि इन्होंने जो उसकी इतनी डील दी, अगर पहले ही इस तरह से 2 दिन से सियासी जमातों ने एक जाराना रवैया जो है अपनाया है, पीडीएम की जमातों ने उसको रोकने के लिए, या जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, तो ये पहले अपनाना चाहिए था, अब अपनाने से क्या फायदा? जब तक भाई बात ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि 90s की सियासत थी, किया गलती किसी भी जमात ने की हो, गलती की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की, मोहतरमा के ऊपर बहुत सारी कैंपेन चली, बेगम साहिबा, नुसरत भुट्टो साहिबा के ऊपर भी बहुत कुछ हुआ। उस वक्त जो जिस तरह का जो सियासी रवैया था वो पाकिस्तान की सियासी कल्चर के लिए अच्छा नहीं था, और इस बात का एतराफ़ किया गया। और इस बात को जो है के एतराफ़ के बाद मुल्क के अंदर सियासी वैल्यूज़ को मजबूत करने का एक अग्रीमेंट हुआ, तो ये अच्छी बात थी। और उन जमातों ने, जारी बात है कि तमाम जमातों ने ये पाकिस्तान की बका और सालमियत और मजबूती के लिए किया। अब इमरान खान, आपकी बात दुरुस्त है कि हम शायद अब अपनी तो तरबियत वैसे ही हमारी नहीं थी कभी भी किसी को गाली देने की, और भी लोग जो पहले गलतियां कर चुके थे वो भी अब इस तरह का कल्चर नहीं चाहते। लेकिन इमरान खान जो है उसने गलत सबक पढ़ा है, उसको लगता है कि सियासत इस तरह से कामयाब होती है, लेकिन सियासत इस तरह से कामयाब नहीं होती। आज भी आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान जो गुफ्तगू शनीद हुई, जो मुलाकातें हुई, जो रवादारी उनके दरमियान है, उसके नतीजे में ये जो 22 तारीख को ख़त भी आया और जो भी सिलसिला हुआ, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा किसी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पे इस चीज़ में उलझती नहीं है, वहाँ पर बदमाशी का पूरा बंदोबस्त था। हमने देखा था कि वो साबिक मिनिस्टर जो थे वो जिनके ऊपर पहले ही कत्ल का इल्ज़ाम भी है, जो कि जिसके ऊपर FIR आज तक नहीं काटी गई, क्योंकि वो होली काऊ हैं, वो मुकद्दस गायें हैं, उनको किसी चीज़ में पकड़ा नहीं जा सकता। आपको पता है कि गंडापुर साहब का कत्ल हुआ था और उसका बाकायदा पूरा केस ना खैबर पख्तूनख्वा में FIR काटी गई, ना वफाक में काटी गई, और उस शख्स ने जो हरकतें की हैं वो किसी भी कानूनी तौर से किसी को भी, किसी भी जी शऊर शख्स को कबूल नहीं हो सकती। तो वो हलाल बदमाशी होती है जब ये बदमाशी करते हैं, और यहाँ कोई दिफा करे तो उसके ऊपर इल्ज़ाम। तो मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये काबिल कबूल नहीं है। जमातें ज़ाहिर बात है जब देख रही हैं कि इस तरफ जा रहा है ये शख्स और गालियों पे गालियाँ दे रहा है, तो यकीनन हमें अपने रिएक्शन का इजहार तो करना है, लेकिन हम अब भी इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के अमन, इस मुल्क के इस्तेकाम से नहीं खेलना चाहते। हम अब भी चाहते हैं कि इदारे जो फैसले हैं वो अपने मेरिट पर दें। इस इमरान खान की गाली, इसकी धमकी की रोशनी में कोई फैसला नहीं आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दिल्ली फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं देती तो आपका आइंदा का लायामल क्या होगा, और अगर फैसला मेरिट पर नहीं आता है तो भी क्या करेंगे?
मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की क्योंकि चीज़ें होती रही हैं तो इसलिए आपने ये ज़रूर पूछना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। लेकिन देखिए हम पॉजिटिव बात करेंगे। पॉजिटिव बात अदालती जो चंद फैसले हैं उनकी रोशनी में करेंगे जो कि PLD SC 2015 और PLD SC 2018 जो कि मुर्तज़ा साहब ने सफ़ों के साथ आपको बताया कि इस सफ़े पे पढ़ लीजिए। एक सफ़ा था 97, दूसरा था 401, राइट। तो अब पैराग्राफ्स भी 13, 12, 13 थे। तो ये बड़ा क्लैरिटी से बताया है। इन चीज़ों को ही जवाब बना के आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और हमें उम्मीद ये है कि लार्जर बेंच भी होगा और फैसला भी बेहतर होगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ करूँ, देखिए शादिया बीवी की मेमोरी कितनी अच्छी है कि उनको वकील नहीं है, साइटेशन भी इनको याद है। पाकिस्तान की आवाम को भी साइटेशन याद रहेंगी और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिंसिपल्स हैव टू बी एब्सोल्यूट। देखिए हमें तय करने की ज़रूरत है, अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो प्रिंसिपल हमें तय कर लें कि अब शख्सियात देख के उसूल नहीं वज़ा किए जाएंगे, उसूल वज़ा किए जाएंगे उसूलों पर मबनी, आइन पर मबनी, कानून पर मबनी। अगर हम इसी तरह बढ़ते रहे तो एक्सपीडियंसी आती रहेगी, नज़रिया ज़रूरत आता रहेगा और नज़रिया ज़रूरत ने इस मुल्क की खिदमत नहीं की है, इस मुल्क को नुकसान ही पहुँचाया है। सारा नुकसान इस नज़रिया ज़रूरत ने पहुँचाया। आज हम इसके मुतमिल नहीं हो सकते। मैडम ये जो हालिया दिनों में हम देख रहे हैं ये बताइएगा जो बात की जा रही थी नर्म मुदाखलत करने जा रहे हैं, पिंडी के कुछ लोग हैं कि जी हम नर्म मुदाखलत करेंगे, सबको बिठाएंगे, उसमें कुछ ताकत है नहीं है क्या? फुल बेंच से पहले कुछ हो जाएगा, कहा जा रहा है कि जी हम मुदाखलत करते हैं, एक बार फिर पहले हटा दिए फिर आ रहे। नॉट टू माई नॉलेज, मेरे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, कोई मेरे पास कोई मैं तो ये समझता हूँ कि अदालतें हमेशा अगेन कानून पर मबनी फ़ैसला करती हैं, आइन पर मबनी फ़ैसला करते हैं। और मैं अभी भी मेरी यही उम्मीद है कि जो माजी के इन्होंने ख़ुद रिसेंट पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में जो उसूल वज़ा किए उस पर मबनी फ़ैसले किए जाएंगे। और अगर लेट से कोई डाउट है, कोई एम्बिग्विटी है तो उसको क्लियर करने के लिए फिर कोई लार्जर कोर्ट बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा, ताकि हम कंट्रोवर्सी को अवॉइड कर सकें। क्योंकि देखें लाड प्यार में लोग बिगड़ बहुत जाते हैं और जब लाडला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर वालिदैन को सख्ती करनी पड़ती है। बच्चों को भी चपेड़ लगानी पड़ती है ठीक करने के लिए। मैं सामने नहीं, सबके सामने कह सकता हूँ। नहीं, बच्चों को भी सख्ती करने, मैं फिर दोहराता हूँ, कैमरा के सामने मैं फिर दोहराता हूँ कि लाड प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन जब लाड प्यार की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो वालिदैन को भी मजबूरन सख्त फैसले करना पड़ते हैं जो कि बच्चों को नागवार गुजरते हैं, उस लाडले बच्चे को नागवार गुजरते हैं। लेकिन वालिदैन उस बच्चे की खातिर, अपने ख़ानदान की खातिर, अपने घर, अपने कुनबे की खातिर वो सख्त फैसले करते हैं, क्योंकि लाड प्यार का नतीजा वो देख चुके होते हैं कि आखिर में वो बच्चा सिर्फ हंगामा ही कर रहा होता है और निकम्मापन कर रहा होता है। 70 देखें, 70 से आगे जा चुका है, लेकिन है हैंडसम। अभी जो सियासी सूरत हाल बन गई है तो बातें ये हो रही है, अफवाहें ये हो गई है कि रब्बी मुल्क के तो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है, असेंबलियां डिसॉल्व होंगी और नए इलेक्शन होंगे और यही बात नहीं है, तो ये पिंडी वाले भी इसमें शामिल होंगे। भाई मैं तो इसमें एक छोटी सी बात कहूँगी कि जनरल इलेक्शन के लिए तो सियासी जमातों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम तो काम ही इस तरह करते हैं कि जी जनरल इलेक्शन जो है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि लोगों ये सोचना कि जी लोगों को उस वक्त हम देखेंगे, काम उस वक्त करेंगे, हमारे कोई सड़क टूटी है तो उस वक्त बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। शायद ये वो लोग करते हैं जो पैराशूटी सियासत करते हैं या पैराशूट से उतरे होते हैं सियासी मैदान में, लेकिन जो हकीकी सियासतदान होते हैं वो तो अपने काम जारी रखते हैं। उनको ये पता होता है कि जी लोगों की खिदमत करनी है। इलेक्शन होता है जब होता है, लेकिन हमेशा आपको जुड़े रहना पड़ता है लोगों के साथ। तो इसमें तो हमें कब कोई सरप्राइज नहीं है कि इलेक्शन 6 महीने बाद हो जाए या साल बाद हो जाए, लेकिन इलेक्शन में तो जाना ही होता है सियासी जमातों को, तो ये कोई डरावा हमारे लिए तो नहीं है। अलबत्ता हमारी जो डिमांड है या इस वक्त जो हमारा मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ये है कि इलेक्शन से कबल जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो होनी ज़रूरी हैं। एक आध कोई रिफॉर्म जो है वो बिल के ज़रिए हुई है असेंबली के अंदर, लेकिन जो उसका बाकायदा पैकेज है, जो पीपल्स पार्टी की एक पुरानी डिमांड है, हम चाहते हैं कि जो इलेक्शंस बार बार सवालिया निशान बन जाते हैं
किसी ना किसी को कोई ना कोई एतराज़ उठ जाता है, फिर या कभी कभार तो तमाम लोगों को एतराज़ उठ जाता है। ये तमाम सवालात ख़त्म होने चाहिए इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शंस पर लोगों का एतमाद होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब एक बाकायदा इलेक्शन रिफॉर्म पैकेज हो जिसे सब लोग कबूल करें। उसमें हम तो पीटीआई को भी कहते हैं कि अपना हिस्सा डालें, वो भी इसमें हिस्सा डालें। भागते क्यों है इस चीज़ से? वो तो कहते हैं ना कि इलेक्शन जो है वो सवालिया है, उस पर निशान लगा है, उस पर एतराज़ है, और इलेक्शन जो है वो साफ होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो अगर होने चाहिए तो भी अपना हिस्सा डालो, एक बाकायदा इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज बने, उसके बाद इलेक्शन कभी भी करा दो। आज आ जाए पैकेज, कल हो जाए इलेक्शन, हमें इससे कोई, हम नहीं घबराते इस चीज़ से, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी लेट कमर नहीं आई, पहले ये ओपनली अब मीडिया में भी ये चल रहा है कि मुक्तदरा ने ये फैसला किया है कि हुकूमत, अपोजिशन और सियासी जमातों को बिठाकर मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसको हल करने के हवाले से कोई नई जो है नया फार्मूला लाने के हवाले से बातचीत चल रही है, तो उसमें कितनी सदाकत है? दूसरी बात है कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत का मसला है वो नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मुकदमा लड़ रही है। तो क्यों नून लीग क्यों बैकफुट पे है और पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग का पंजाब हुकूमत का मुकदमा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि नून लीग बैकफुट पे है। मेरा ख्याल है कि जिस दिन ये 22 तारीख को हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह साहब ने और उनके दीगर जो PMLN के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद भी लोगों ने मुतवातिर मीडिया से रुजू किया है और आपके ज़रिए अपनी बात कही है। हमारा तो देखिए जी, आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर जाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है PTI को, और उस कदर उनको पेट में दर्द होता है कि फिर कोई उनको दवाई काम नहीं आती है, लगता है बाज़ार में। और मुतवातिर वो जरदारी साहब के खौफ का इजहार जो है ना वो बयानात में करते हैं, फिर बदतमीज़ी करते हैं जो उन्होंने सीखी है, जिस घर से आता है ना, जो वो अपने घर की तरबियत अपने लहजे में बताता है। हम तो अगर चाहें भी, अगर हम चाहते हुए भी हम उस तरह की ज़बान और उस तरह का जो टोन है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो उनकी जानिब से आता है, वो उनकी ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है सारे बड़ा वाज़ेह हो जाता है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब गए थे, 7 अरकान तकरीबन हमारे भी हैं MPA वहाँ। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं और उनके रवाबित हैं लोगों के साथ। वो कहते हैं ना कि जी एक जरदारी सब पे भारी नहीं, एक जरदारी सबसे यारी, तो मेरी तो सबसे दोस्ती है। तो जहाँ मैं अपने पॉलिटिकल असर को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके और किसी को उसकी कैंपेन में मदद कर सकता हूँ वो करेंगे। वो उनके एलाइज हैं, उनके पास वो गए, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, हम कहते हैं। अगर कोई लाहौर जाता है तो इसमें PTI को तकलीफ क्यों होती है? कोई कराची आता है, हम तो नहीं शोर मचाते। कोई जाए कहीं भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का आइन उसे इजाज़त देता है। ये कौन होती है PTI हमसे सवाल करने वाली? करेगी तो फिर जवाब भी अब सुनेगी। और जहाँ तक आपने कहा जी देखिए, बैठने की बात समझाने की ज़रूरत सिर्फ इस लाडले को है, बाकी सब समझे हुए हैं। हम सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये जो इक़्तिदार आज है ना इस हुकूमत के पास, ये इक़्तिदार नहीं है, ये इम्तिहान है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वो इक़्तिदार नहीं है, ये कांटों का इक़्तिदार है, कांटों का एक सेहरा है जो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने सर पे पहना है। जिस तरह के हालात ये 4 सालों में इमरान खान ने कर दिए हैं मुल्क के, और जो इसके करतूत है, अब अगर हम वो करतूत बताएं तो हम अवाम को क्यों मायूस करें? हम तो अवाम को ये कहते हैं ना कि जी हम करेंगे, मुश्किल हालात में भी इस मुल्क की खिदमत करेंगे और करेंगे। यही जज्बा होना चाहिए ना। अगर पाकिस्तानी इस जज्बे से काम ना करते तो आज इस हाल में इस मुकाम तक भी हम ना पहुंच सकते, क्योंकि हमने तो हमेशा से चैलेंजिंग सिचुएशंस का बतौर कौम सामना हुआ है। 4 डिक्टेटरशिप्स यहाँ भुगती गई हैं, 4 मिलिट्री इंटरवेंशन हुए पाकिस्तान में। हम अपनी मिसाल किसी और जमहूरियत से क्या मिला सकते हैं? हमारे साथ तो अपने ही चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं। सो वी बिन अ रेजिलिएंट नेशन, और आज भी हम उसी रेजिलियंस के साथ काम कर रहे हैं। जो 4 बरस इमरान के थे, एक मरतबा भी इमरान न्याजी ने नहीं बताया मैंने 4 बरसों में क्या किया। सिर्फ फराग गोगी का मुकदमा लड़ने आ जाता है, सिर्फ उसके लिए आ जाता है हाई घोड़ा करने। अच्छा, आपने कहा पाकिस्तान का दिल लाहौर है, पाकिस्तान की एक शहर भी है जो कराची है। बिल्कुल है। अब ओवर है, हमसे थोड़ा सा गिला भी सुनने भाई, और आप भी बहन आप बताइए, आपने कहा कि सड़कें बनाना और ये देखिए, इस वक्त कराची शहर में जो है ना, 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, कायदाबाद में 6 मिलीमीटर हुई है, सदर में 4.5 मिलीमीटर।
यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर बिल्कुल डूबे हुए हैं। अच्छा वैसे मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सवाल में रहता हूँ आई झोपड़पट्टी में, ये फकीरा रोड, जार रोड, गुलशन नमाज के इलाके यहीं पर 4-4 फीट 3 फीट पानी मुर्तजा भाई यहाँ मौजूद रहा है। आपकी वजह से तला के लिए कर दूँगा, पीटीआई के आमने सामने दो MPs हैं, हलीम आदिल शेख साहब और रबिस्तान साहब ने भी एक सड़क बनवाई थी, ऐसी बॉम्ब की सड़क, वो लोगों ने ऐसी हथेलियों से डाली और फाड़ी है, वो आपको इल्म में होना चाहिए, रिपोर्टरों का भी इल्म में होना चाहिए। उसके अलावा लियाकताबाद, न्यू कराची, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, बोरापीर, मधुपीर के इलाके, नॉर्थ कराची, मुस्तफाबाद, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ की जगह सड़कें बर्बाद नहीं है, लोग कीचड़ में, खवातीन बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना मसाइल का शिकार कोई करना चाहिए। अगर वो जो है डेले लाहौर में ये मैं बिल्कुल मैं 2 जुमले बोल दूँ, मैं मुर्तज़ा आप उसमें एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल मैं अब फिर कहूँगी कि बिल्कुल दिल है लाहौर और शहर आगे कराची, और कराची जो पाकिस्तान के लिए करता है, मैं समझती हूँ कि वो कोई भी शहर शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता होगा, तो यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कराची ने जो पिछले दिनों बारिशें हुई थी, तकरीबन कई इलाकों में तो 400 मिलीमीटर से ज़ायद की बरसात पड़ी थी, शायद मुर्तज़ा को ज़्यादा पता होगा इस कैलकुलेशन का, लेकिन 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश अगर कराची शहर में, जहाँ उमूमन वो स्ट्रक्चर बारिश को बर्दाश्त करने का नहीं है, हमने तो बड़े बड़े ममालिक में कुछ 100 मिलीमीटर बारिश के भी मनाजिर देखे, तो वहाँ पर तो जो हालत थी वो भी बयान करने वाली नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब अगर यही क्लाइमेट चेंज के असरात होने हैं तो हमें भी इसी तरफ जाना है और यही तैयारी करनी है, लेकिन किसी पर तनकीद नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो हर जगह है, और हमने देखा है कि बावजूद इन तमाम चीज़ों के, मुर्तज़ा मेरे साथ बैठे हैं, उनकी मुंह की तारीफ़ नहीं है, इनको हर जगह मैंने पाया। इसी तरह सिंध हुकूमत ने पूरी कोशिश की, जो खुदा की तरफ से एक चीज़ है उससे नहीं हम लड़ सकते, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं ख़राब थे, पेचीदा थे, उन पर भी जो इंतज़ामिया के लोग थे वो नज़र आए। हमने ये चीज़ स्वाबी में नहीं देखी, हमने ये चीज़ चित्राल में नहीं देखी, हमने ये चीज़ KPK के किसी भी इलाके में नहीं देखी, हमने ये चीज़ बल्कि पंजाब के कई इलाकों में भी हमने देखा कि कहीं कहीं जो बड़े अरसे से जो हुकूमत पे तो PTI बहुत ज़ोर जमा रही है ना कि हमें हुकूमत करनी है, लेकिन वहाँ पर जो उनके नुमाइंदे हैं वो तो नहीं नज़र आए हमें। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल में जो पानी भरा था वो तो समुंदर था वहाँ पर, तो कहने का मकसद तनकीद नहीं है, वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज आया है, लेकिन जिम्मेदारान की शक्ल नहीं दिखी हमें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI से ताल्लुक़ रखने वाले MPAs खुद उनसे गुजारिश और डिमांड कर रहे थे कि खुदारा जाके उस पानी का कुछ करें, और कुछ नहीं कर सकते तो निकास तो करें। तो ये मैं कहूँगी कि मुर्तज़ा बल्कि बताएं कि जो जो परेशानी यहाँ पर है उसको हम और एड्रेस करेंगे। अभी भी बारिश में मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद इंतज़ामिया ने वैसे ही डायरेक्शंस दे दी हैं, जो मेरी खबर है, मैंने मुर्तज़ा से पूछा था, उन्होंने कहा हर लेवल पे लोगों को जो है वो अलर्ट कर दिया है, और थोड़ी देर में मेरा ख्याल ये सब फिर निकलेंगे देखने के लिए जो जो आप गाइड करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, जिम्मेदारी बनती है हर नुमाइंदे की कि इन हालात में अपने लोगों को ना छोड़ें। मुर्तज़ा आप बता दें। नहीं मुर्तज़ा एक चीज़ ऐड कर दें कि कराची में बरसातें ज़्यादा भी हुई, पानी निकाला भी गया, तो यहाँ कराची डूब गया, कराची तबाह हो गया, सब कुछ हो गया। इसी तरीके से लाहौर में पानी जमा हुआ, पेशावर में हुआ, वहाँ बरसात भी मौसम खुशगवार हो गया। ये खत की तरह ये दोनों तरफ यही है। देखिए अब हमें समझने की ज़रूरत है कराची कि अगर लाहौर दिल है तो कराची जान है हमारी, कराची जान है हमारी। ये दोहरा मयार बदकिस्मती के साथ चलता है, जैसे कि भाई ने बताया कि लाहौर में बारिश होती है तो मौसम खुशगवार हो जाता है, पेशावर में मौसम खुशगवार हो जाता है, और हम कराची की खुद बदनुमाई करते हैं बैठ के। हम लोग बताते हैं यहाँ ख़राबी है, यहाँ ख़राबी है, यहाँ ख़राबी है। खुले दिल के लोग हैं ना, ज़हन भी खुले हैं। पौने 400 मिलीमीटर बारिश हुई पिछले दिनों, और कराची का जो बाय एंड लार्ज जो शाराएँ, जो एरियाज़ दिनों तक बंद रहते थे वो बंद नहीं हुए। उस तरह का अल्लाह ना करे, आपको याद होगा 2007 में जिस तरह का जानी नुकसान इस शहर में हुआ था, उस तरह का जानी नुकसान इस शहर के अंदर नहीं हुआ। वो इलाके जो कि हर साल डूबते थे, चाहे वो गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी हो, KDA चौरंगी का एरिया हो, नागन चौरंगी हो, ये एरिया तब की बार नहीं डूबे। क्योंकि इंतज़ामिया ने काम किया। यूसुफ गोड का एरिया हो, इंतज़ामिया ने काम किया। फलकनाज वगैरह का एरिया हो, इंतज़ामिया ने काम किया। तो मैं एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि बहुत हो गया कि हमने अपने शहर की सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को उजागर किया। आइए शहर की जो मुस्बत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, उसको उजागर करें। ये शहर
रोज मीडिया पे इसके बारे में कहते हैं शहर में बुराई है, बुराई है, बुराई है। उसके बावजूद पाकिस्तान के तूलों से लोग रोजगार हासिल करने के लिए हमारे कराची आते हैं, सिंध के कराची आते हैं, इलाज मुआवजे के लिए कराची आते हैं, सिंध के कराची आते हैं। तो ये वी शुड टेक प्राइड इन आवर सिटी। हाँ, खामियां हैं, कोताहियां हैं, परेशानियां हैं जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पिछले 8-10 माह में, 12 माह में एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट हुई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़ा मदद की है, तमाम इंतज़ामिया हरकत में होती है और आपको सड़क पर नज़र आई। पिछली बारिशों में आपने देखा, पहले माजी में मेयर साहब जो हैं वो इख्तियारात की बात करते थे। अब की बार आपने देखा मैं भी मौजूद था और चूँकि मैं मौजूद था तो पूरा अमला मौजूद था। मेरे लिए फिर सिंध हुकूमत के लोग भी उतरे, वज़ीर आला सिंध भी आए, वुज़रा भी आए, उनकी ड्यूटीज़ असाइन है हर डिस्ट्रिक्ट में। वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मुकेश चावला साहब डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद थे, तैमूर टालपुर साहब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद थे, नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन, मैं तो पूरे शहर में घूम रहे थे, शब्बीर बिजरानी सेंट्रल में थे, साजिद जोकियो साहब मलीर में थे, वकार मेहदी साहब वेस्ट में थे। ये माजी में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो इट इज़ आवर सिटी, हम इस शहर को ओन करते हैं और इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं उनको अपने वसाइल लगा के इन मसाइल को हम हल करके देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया संजरानी साहब। आज बहुत हो गया। इमरान खान बहुत हैंडसम है, तो पीपल्स पार्टी के पास दोनों यंगस्टर्स बैठे हैं, बड़े हैंडसम लोग हैं, आपको खूबसूरत। तो सवाल ये है कि इस वक्त एक नैरेटिव और बयानिया नया दिया जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन का और वो अक्टूबर पे फोकस है। ये क्या, इसकी क्या वजह हो सकती है और पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पे क्या सोच जाते हैं? क्योंकि सीसी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो नहीं करें, क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं आज जल्दी से कर दूं, मैंने ये बात कर दी थी कि इलेक्शन से किसी को इतराज़ नहीं है। हमने अलबत्ता ये कहा है कि इलेक्शन जब भी हो, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसके बाद हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, हम आपके तवज्जुह से एक बार फिर कहेंगे कि हमारी यही ख्वाहिश है कि उसको एक्सपेडाइट किया जाए। जितनी जल्दी इलेक्शन रिफॉर्म्स फाइनल हो जाए, असेंबली से अप्रूव हो जाए, जो भी उसकी लीगल प्रोसेस है वो पूरा हो जाए, दूसरा दिन इलेक्शन करा दो, हमें कोई परवाह नहीं। थैंक यू। संजरानी साहब, YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।